नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया बिल। कहा, बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी होगा हृदय परिवर्तन। मोदी सरकार गरीब मुसलमानों के साथ। वक्फ संशोधन बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने किया विरोध। गौरव गोगोई ने सरकार पर विशेष समुदाय की जमीन पर नजर होने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने बिल को बीजेपी की सियासी हट बताया। ट्रंप टैरिफ के ऐलान से पहले बाजार शानदार तेजी के साथ बंद। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,350 का स्तर छुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स 800 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। किसी भी हालात के लिए पीएमओ, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने बनाया ठोस प्लान। घरेलू इंडस्ट्री के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकते हैं बड़े कदम। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। रेडी रेकनर के बाद अब मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी। बीएमसी का 12 से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को दी हरी झंडी। 1 से 2 महीने में हो सकती है शुरुआत। 15 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा फायदा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है। हम किसी भी मस्जिद के संचालन में दखल नहीं करने जा रहे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के एयरपोर्ट और वसंत विहार पर भी अपना दावा पेश किया था। बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति होती। आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश होने से पहले कांग्रेस की आपत्ति पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटियां लोकतांत्रिक हैं और कांग्रेस के समय में कमेटी रबर स्टाम्प थी और सिर्फ ठप्पा लगाती थी। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए।
ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केंद्र पर समाज और देश को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को बीजेपी की सियासी हट बताया। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। टीएमसी भी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और इसमें संशोधन करना संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वक्फ पर राजनीति कर रही है। The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. साथ ही आपको बता दें, एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है, जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब करने किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। तो वक्फ पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा क्यों हुआ है, आज आवाज अड्डा में इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। वक्त बदला, वक्फ बदला, फिर क्यों हल्ला, 7:57 पर जरूर देखिए।
तो दुनिया भर के बाजारों की नजर आज रात पर टिकी है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने हालात से निपटने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पूरी खबर जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या सरकार की रणनीति या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, दरअसल सबसे पहले ये बताऊं कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको बोलचाल की भाषा में कहें कि जैसे को तैसा टैक्स लगाने वाला जो प्रावधान करने जा रहा है अमेरिका, इसको लेकर के भारत सरकार के भीतर कोई पैनिक जैसी सिचुएशन मुझे दिखी नहीं। चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे उद्योग मंत्रालय हो, वो पैनिक वाला मामला दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से पता है कि वहां से टैरिफ को लेकर के कुछ न कुछ बड़े कदम यूएस की तरफ से उठाए जाएंगे। इसको लेकर सरकार पहले से ही ठोस तैयारी कर रखी है, ठोस प्लान तैयार कर रखा है। इसके तहत ऐसा नहीं होगा कि आज रात में ट्रंप किसी टैरिफ का ऐलान करेंगे और भारत अगले ही दिन अपने किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ घटा देगा, क्योंकि ट्रंप ने तो टैरिफ लगा दिया है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। भारत इसके लिए ठोस, स्थायी और लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत काम कर रहा है। भारत का मानना है कि ट्रंप जो भी टैरिफ लगाएंगे वो सिर्फ भारत पे तो लगना नहीं है, पूरे दुनिया भर के हर देशों पे लगना है। इसको भारत सरकार आपदा में अवसर के तर्ज पर अब एक नए मौके के तौर पर देख रही है। दो हालात हो सकते हैं। एक हालात जहां पे ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया, उसमें भारत भी शामिल है, दुनिया के हर देश शामिल है। ऐसे में भारत का अपना आकलन ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर से लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी के हो, टेक्सटाइल के हो, लेदर के हो, इन सारे प्रोडक्ट की मांग यूएस के बाजार में बनी रहेगी और यहां तक कि ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी देशों से जब वो टैक्स लग जाएगा तब भी भारत के माल जो है यूएस के बाजार में सस्ते मिल रहे होंगे, इसकी मांग रहेगी। दूसरा जो आपदा में अवसर भारत देख रहा है वो ये है कि इस ट्रंप टैरिफ की वजह से पूरे दुनिया भर के ट्रेड में एक कह सकते हैं कि रीबैलेंसिंग होगा। तो दूसरे देशों में भी, सिर्फ यूएस नहीं, यूएस को छोड़कर दूसरे देशों में भी ये नए मौके यहां पर आ सकते हैं। इस मौके को कैसे भुनाया जाए, इसकी कोशिश भारत सरकार करेगी। और तीसरा पॉइंट, जो लॉन्ग टर्म नीति की बात मैंने की, तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो बीटीए होना है यूएस के साथ, उसको तय समय सीमा के भीतर यानी सितंबर अक्टूबर तक उस एग्रीमेंट के पहले चरण को पूरा कर लिया जाए, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और जाहिर तौर पर इस बीटीए के तहत भारत कई सारे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा, जो कि यूएस की मांग भी रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज रात से अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को निर्यात होने वाले फोन पर करीब 16% टैरिफ लगेगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, इस पर इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। हम इसको बहुत ही कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और जितनी सीरियसनेस के साथ सारी जो सरकारी व्यवस्था है और इंडस्ट्री ने मिल के ये काम किया है, और MEA और हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे यूएस में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक बहुत एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हुई है। तो जो भी होगा वो एक बहुत ही टेम्पररी मेजर होगा, जिसके लिए मैंने तो स्टेटमेंट दिया कि हम वी आर ब्रेसिंग आवरसेल्फ फॉर अ शॉर्ट टर्म पेन, बट लॉन्ग टर्म जैसे ये 360 डिग्री एक डिस्कशन हो रही है, इन्वॉल्वमेंट बिटवीन दीज टू ग्रेट इकोनॉमीज, वो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। सर, बायलैटरल फाइनल होने में मेरे को लगता है 3 से 4 महीने लग जाएंगे। टैरिफ्स कल से ही इम्प्लीमेंट होंगे, तो शॉर्ट टर्म जो इम्पोर्ट हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, खासतौर पे कि मेरे को लगता है आईफोन $10 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट होता होगा, उस पर थोड़ा सा कुछ गिरावट आ सकती है। सो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, हमने डिफरेंट सिनेरियोज वर्कआउट किए हैं। ये कोई 6 महीने की पेन रहेगी, राइट। 6 महीने हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं हिंदी में, तैश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इन 6 months वी विल, इफ द टैरिफ इज बिटवीन 8 to 10%, वी विल सी ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स, और अगर ये 20% होगा तो एक्सपोर्ट्स एकदम क्रैश करेंगे, ऑलमोस्ट शायद 0 तक आ जाए कुछ देर के लिए। बट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के होते हुए और जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से
एकदम वी विल वेरी क्विकली वी विल कैच अप। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। ट्रंप के टैरिफ टेरर से पहले भारतीय बाजार का जोश हाई रहा। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 593 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 167 पॉइंट तक की बढ़त हासिल की। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,350 तक के स्तर छुए। इसके अलावा बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा चढ़े तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1.5% का उछाल देखने को मिला। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं, बाजार में आज शानदार तेजी रही, किन शेयर्स ने बाजार में जोश भरा और किसमें सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद आज बाजार में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली है। इस टाइम पे अगर बात करी जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले। टाटा कंज्यूमर ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है, जिसके बाद 7% का इजाफा देखने को मिला है। जोमैटो भी इनफैक्ट 5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। टाइटन में 4%, इंडसइंड बैंक भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। आइए देखते हैं कि लूजिंग स्ट्रीक में किसका नाम है। सबसे पहला नाम आता है बीएल का। 3.5% की कमजोरी यहाँ पे बनी हुई है। काफी सारे कंसर्न्स हैं जो बीएल के नंबर्स में यहाँ पे सीधा रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए हैं। नेस्ले इंडिया 1% की कमजोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.25% और बजाज फाइनेंस भी करीबन 1% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। मिड कैप की बात करी जाए तो कल्याण ज्वेलर्स में 12% का इजाफा देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स 4%, गोदरेज 4.5% और पीबी फिनटेक भी 4.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। काफी सारी न्यूज फ्लोज भी है जिसके चलते ये हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मैनकाइंड, प्रीमियम एनर्जीज, एमएनएम फाइनेंशियल 3% और वारी एनर्जीज भी करीब 4.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो ये आज का अगर पूरा का पूरा ओवरऑल सेशन देखें तो हमें एक पॉजिटिव टोन में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का किन सेक्टर्स और कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर होगा, इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। जी, इसके ऊपर हमने एक रिसर्च की है और जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन आई है उनका मानना ये है कि डेफिनेटली जो इंडियन इक्विटीज है यहाँ पे हमें सीधा एक असर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें डॉलर से या फिर बॉन्ड से तो इन दोनों में ही यहाँ पे एक पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो एनालिस्ट है वो मान रहे हैं कि जो एवरेज टैरिफ होगा वो होगा 10 से 20% का और हो सकता है ये भी जो है लोअर एंड पे ही हमें दिखाई दे। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि मिताली ने भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ऑटो सेक्टर्स में एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, फार्मास्यूटिकल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, टेक्सटाइल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो केमिकल सेक्टर है वहां पे भी एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जिन कंपनियों का एक्सपोजर 10 से 15% से ऊपर का ही है वही कंपनी इस टाइम पे ज्यादा रडार पे है, यानी कि उन कंपनियों पे ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जिनका रेवेन्यू 10 से 15% से नीचे का है उनके लिए जो इंपैक्ट होगा वो काफी ज्यादा मार्जिनल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में किस तरीके से कंपनी का एक्सपोजर है, इससे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। अगर सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें तो इनका यूएस में 40 to 45% का एक्सपोजर है, यानी कि ये पहले नंबर पे बना हुआ है। इसी तरीके से जो टाटा मोटर्स है वहां पे जो जीएलआर का एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है, 33% का, भारत फॉर 40% और मदरसन सुमी की बात करी जाए तो 20% का एक्सपोजर इसका भी है। अगर आगे बढ़े और इस टाइम पे अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल की तो नेटको फार्मा का 70%, एरबिंदो का 50%, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और जो कैडिला है वहां पे 40 से 45% का एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। यही नहीं बल्कि अगर हम इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्री और पीआई इंडस्ट्री 30 से 20% की रेंज में है, यानी कि यहाँ पे हमें एक मीडियम इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू जो हमने फार्मास्यूटिकल और ऑटो में देखा। यही नहीं बल्कि अगर टेक्सटाइल की बात करी जाए तो वेल्सपन, इसके साथ ही साथ इंडोकाउंट और इंट्राडेंट में भी हमें एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इनपैक्ट ये क्या होगा, काफी ज्यादा डिफरेंशिएट होगा। जिनका एक्सपोजर ज्यादा है उन पे ज्यादा डेंट पड़ेगा, जिनका एक्सपोजर मिनिमम है उन पे मिनिमम डेंट पड़ेगा, लेकिन डेंट पड़ेगा ये एनालिस्ट मान रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट में टॉप 18 ट्रेडिंग आइडियाज बताए हैं। मैक्वेरी में कौन से 18 शेयर्स पसंद किए हैं और इसके पीछे वजह क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हॉर्बस फटाकिया। 3 हिस्सों में बांटे हैं मैक्वायरी ने अपने आइडियाज़। पहले तो वो है जो 3 से 6 महीने के टैक्टिकल रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। दूसरे वो है जो उनके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है ऐसे। और आखिरी वाले जो है उसमें उन्होंने मिड कैप्स दिए हैं या स्मॉल कैप्स जो 3 साल के अंदर डबल होने का दमखम रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम रिलायंस इंडस्ट्री से करते हैं जो उनका टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। उनका मैक्वायरी का मानना है कि रिटेल रेवेन्यू का फिर से ग्रोथ होगी वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा और रिन्यूएबल एनर्जी की कमीशन पर भी पॉजिटिविटी होगी। रिलायंस के लिए 1500 रुपये का लक्ष्य है।
एनटीपीसी में 475 रुपए के लक्ष्य दिए हैं मक्वायरी ने, और वहां पर भी हीट वेव से लॉन्ग टर्म में जो पावर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाए, इससे ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। अगला रिकमेंडेशन उनका है विप्रो, जहां पर उन्होंने 320 रुपए का लक्ष्य दिया है और 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर है, ये मक्वायरी का मानना है। टाटा मोटर्स के शेयर्स जो है वो ओवरसोल्ड है, ये मक्वायरी ने अपनी नोट में कहा, और जेएलआर का नेट कैश होना, प्रीमियमाइजेशन और अच्छे मार्जिन्स से कंपनी को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए वो एक टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। बीईएल आज का एक अंडर परफॉर्मर है, गाइडेंस मिस हुई है, लेकिन FY26 में वो एक मजबूत गाइडेंस की उम्मीद रखते हैं और एक्सपोर्ट ग्रोथ से भी उनके ईपीएस को काफी बढ़ोतरी मिल सकती है, ये मक्वायरी का मानना है। और टैक्टिकल रिकमेंडेशंस में आखिरी नाम जो है वो है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पर उन्होंने लिक्विडिटी स्थिति बेहतर होने और एसेट क्वालिटी के स्थिर बने रहने की वजह से ये रिकमेंडेशन दी है 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। उनके कोर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पहला नाम है टीसीएस का, जहां पर उन्होंने लगभग 5,620 रुपए का लक्ष्य दिया है और वहां पर भी एबिट मार्जिन जो है 26 से 28% रहने की उम्मीद है और FY25 और 27 के बीच 15% के ईपीएस कैगर का ये अनुमान लगा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक दूसरा नाम है, 2300 रुपए के लक्ष्य दिए हैं और अगले 2 साल में आरओए की स्थिति बेहतर होगी, ईपीएस ग्रोथ भी हाई टीन्स में रहने का अनुमान है। सन फार्मा उनकी एक कन्विक्शनल बाय है, ब्रांडेड कारोबार में सुधार होगा और ईपीएस ग्रोथ उन्होंने 16% की लगाई है और FY25 से 27 के बीच 18% की आरओई का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। नए महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला रिकमेंडेशन उनका ये है, 3,643 के उनका लक्ष्य है और नए मॉडल लॉन्च से उनके पीवी वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, ये मक्वायरी का मानना है। ट्रेंड पे उन्होंने हाल ही में कवरेज की शुरुआत की थी, 7,000 रुपए के लक्ष्य दिए हैं और वहां पर भी लंबी अवधि में 30% और ईपीएस और आरओई में ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। और आखिरी नाम यहाँ पर जो है वो पीएफसी का है, 660 रुपए के लक्ष्य है यहाँ पर और पावर सेक्टर में केपेक्स बढ़ने से उनका लोन ग्रोथ का आउटलुक बेटर होगा। और आखिरी में जो मिड कैप और स्मॉल कैप नाम उन्होंने दिए उसमें से पहला नाम जो है आईआरसीटीसी का है, जहां पर वो फ्री कैश फ्लो मार्जिन जो है 30% रहने की उम्मीद लगाकर ये अनुमान लगा रहे हैं 900 रुपए के लक्ष्य का। ऊनो मिंडा अगला नाम है, 25% की अर्निंग्स ग्रोथ की कैगर है। एबी कैपिटल अगला नाम है, जहां पर वो कह रहे हैं कि एयूएम ग्रोथ 25% की होगी FY27 तक। देवयानी इंटरनेशनल में भी सेम स्टोर सेल्स वो 10 से 11% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 215 रुपए के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं। डिलीवरी का लक्ष्य उनके आईपीओ प्राइस से नीचे है, मगर वो स्टॉक अगले 3 साल में डबल होगा, ये मक्वायरी का मानना है और पीटीएल कारोबार में सुधार से कंपनी को फायदा होगा। और आखिरी नाम जो है वो लेमन ट्री का है, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी बनने की क्षमता रखती है और FY25 से 28 के बीच में 40% ईपीएस ग्रोथ की अनुमान लगा रहे हैं, तो 210 रुपए के लक्ष्य लेमन ट्री पे दिए। इस साल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 19 मिलियन टन के करीब रहेगा। अगले साल इसे बढ़ाकर 21 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। कंपनी अगले साल के लिए करीब 7500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी। सेल के चेयरमैन अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि हमें ट्रंप टैरिफ का इंतजार करना चाहिए। तो जैसे वहां से यूरोप से कुछ जो स्टील जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूएस में, शायद वो ना हो पाए तो यूरोप में रुकेगा। अगर यूरोप में रुकेगा तो यूरोप में जो इंपोर्ट्स हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। वो स्टील कहां जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका आप ना गंवाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर अब मुंबई से, जहां रेडी रेकनर रेट बढ़ाने के बाद मुंबई करों को एक और झटका लग सकता है। बीएमसी ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बीएमसी ने मुंबई में 12 से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन भट्ट। तो विपिन जी बताएं, मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स कितना बढ़ सकता है? प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई करों के लिए ये वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रेडी रेकनर ऑलरेडी बढ़ गए हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो चुका है। अब खरीदने के बाद जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है और अब इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी बीएमसी की तरफ से आ गया है। तो कुल 12 से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करने का प्रस्ताव है। वैसे देखें तो करीब 10 साल बाद ये बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लास्ट जो बढ़ोतरी हुई थी 2015-16 में हुई थी। उसके बाद से अभी तक कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। बीच में एक बार प्रस्ताव जरूर आया था, उसमें एक हायर टैक्स साइड दिया था 20% के आसपास का, लेकिन वो प्रस्ताव पास हो नहीं पाया। अमूमन 5 साल में रिवीजन होता है टैक्स को लेकर, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकॉर्ड वसूली देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में
6,198 करोड़ की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। 6,200 करोड़ का टारगेट रखा था तो ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। जुर्माने के तौर पे भी 178 करोड़ यहाँ पर बीएमसी के खाते में आए हैं। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आप मानिए कि 10 से 12% आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी 1 अप्रैल से रेडी रेकनर में बढ़ोतरी हो चुकी है, जैसा मैंने कहा, और प्रॉपर्टी खरीदना मुंबई में महंगा हो चुका है। अब प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी महंगा होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया विपिन जी ये पूरी खबर बताने के लिए। चलिए आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। ये ई बाइक टैक्सी 1 से 2 महीने में सड़कों पर भी दिखेगी। तो कैसी होगी ये ई बाइक, बता रहे हैं विपिन भट्ट। मुंबई वालों के लिए और इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए खुशखबरी है। जो लोग कम्यूट करते हैं, यानी घर से बाहर निकल के ऑफिस जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, किसी और काम से जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, किसी भी तरह के काम के लिए अगर वो घर से बाहर हैं, तो अब ई बाइक टैक्सी को मंजूरी मिल गई राज्य सरकार से। काफ़ी हाँ ना के बाद फाइनली अब ये महाराष्ट्र की सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी, जो कि अफोर्डेबल होंगी, इको फ्रेंडली होंगी। इंपॉर्टेंट बात है कि ई बाइक्स होंगी सारी की सारी, नो पेट्रोल, नो अदर फ्यूल, ओनली ई बाइक्स। 1 से 2 महीने में इनकी शुरुआत हो जाएगी। ड्राइवर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और साथ में वो ट्रेंड भी होने चाहिए। ये इसकी कुछ कंपलसरी शर्तें हैं। अब कुछ और चीजें इसमें जुड़ेंगी, जैसे 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में ही ये चलेंगी। मतलब ये कि महाराष्ट्र के अधिकतर शहर इसमें कवर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अब इसके बाकी अर्थमेटिक्स क्या होंगे, कितना फासला तय करेगी, तो 15 किलोमीटर तक की रेंज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े शहरों में भी काम की और छोटे शहर में तो पूरा शहर ही कवर होता हुआ नजर आ जाएगा। किराया कितना होगा, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल तो तय नहीं है, लेकिन एक अनुमान आपको बता देते हैं। 3 रुपए प्रति किलोमीटर तक का दाम संभव या किराया संभव हो सकता है। मसलन 10 किलोमीटर चलना है, 30 रुपए, सस्ती है, ज्यादा महंगा मामला है नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी हैं, वो सुविधा भी होंगी, सुरक्षा भी होंगी। ड्राइवर और पैसेंजर के बीच एक पार्टीशन होगा। जो पहले कुछ शिकायतें आती थी वो शायद इससे दूर होते नजर आएगी। ड्राइवर पैसेंजर को हेलमेट जरूरी, जी हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी बात है। मॉनसून में रेन कवर भी देना होगा, वो किस तरह का डिजाइन होगा ये देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग। बाइक की जीपीएस ट्रैकिंग होगी, बाइक इस वक्त कहाँ है, कैसी है, सब पता लगता रहेगा। और महिला सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। डिटेल्स इस पे और आने बाकी हैं, लेकिन ये जरूर अंडरलाइन किया गया है कि खास तौर पे जो लेडीज ट्रैवलर्स हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो अब ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध होने जा रही है आपके अपने शहर में। इस वक्त एक आइडिया ले लेते हैं, हिंदुस्तान में दूसरे किन राज्यों में इस तरह के ई बाइक्स या 2 व्हीलर टैक्सीज हैं। तो ज्यादा करके आप देखेंगे साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ पे ऑलरेडी चल रही। पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की टैक्सी सर्विसेज है। कुछ और जगह पे भी इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पर ये काफी तरह से एक्टिव है और लोग इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। और अब मुंबईकर्स, महाराष्ट्र वालों के लिए भी ये सुविधा आ रही है। आज अहमदाबाद में ब्लू स्टार ने अपने नए कमर्शियल रेफ्रिजरेटर मॉडल्स लॉन्च किए। कंपनी का दावा है कि सेगमेंट में उनकी ग्रोथ जारी रहेगी। अभी सेगमेंट में कंपनी का 35% हिस्सा है। नए मॉडल्स में डीप फ्रिज, स्टोर वाटर कलर और बॉटल वाटर डिस्पेंसर भी शामिल हैं। Products which are being launched, more than 150 SKUs are there. Some are super energy efficient, some are meant for heavy duty conditions. There are products for the people who are technology savvy, like Wi-Fi enabled, voice commands, so on and so forth. अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। डायबिटीज और वेट लॉस की सबसे पॉपुलर दवा मोंजारो अब भारत में भी मिलेगी। तो किन के लिए ये दवा है और कितनी सुरक्षित है मोंजारो, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर खास चर्चा होगी। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।